नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भयानक हादसा, बोलेरो पिकअप 60 से 70 फीट गहरी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। महाराष्ट्र बजट सत्र से पहले सरकार की चाय पार्टी, विपक्ष ने टी पार्टी का किया बहिष्कार, अजीत पवार के वित्तीय योगदान को सरकार ने सराहा। राजकोट के जंगलेश्वर में 1492 घरों पर बुलडोजर कार्यवाही शुरू, राजकोट नगर निगम की टीम मौके पर तैनात, कई लोगों ने खुद ही घर खाली किए, ड्रोन सर्विलांस और पुलिस बल तैनात, कार्यवाही शांतिपूर्ण जारी। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी के तहत बड़ी कार्यवाही, व्हाइट नाइट कोर समेत सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्यवाही, अब तक 3 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर में निवेश बैठक, टेमासेक होल्डिंग संघ इंफ्रा और डेटा सेंटर पर चर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, स्किल सेक्टर में साझेदारी पर जोर। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में मजदूरों से भरी एक पिकअप गाड़ी रानीगांव घाट पर लगभग 50 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 7-8 गंभीर रूप से घायल हो गए। मजदूर धारनी तालुका के बेलतलाई से कंजुली गांव जा रहे थे और वाहन में 20 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 10 का इलाज चल रहा है और 4 को आगे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं वर्धा जिले में नागपुर अमरावती हाईवे पर इंदरमारी दरगाह के सामने एक भालू देखे जाने से हड़कंप मच गया। जंगल से सटे इस क्षेत्र में भालू के चबूतरे पर दिखाई देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिल पाई है। खबर राजकोट से। राजकोट नगर निगम ने शहर के जंगलेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही शुरू की, जहां करीब 1492 मकानों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। कई निवासियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद ही अपने घर खाली कर ढांचा हटा दिया, जबकि शेष संरचनाओं को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। राजकोट में चल रही इस कार्यवाही को लेकर डीसीपी जोन 1 हेतल पटेल ने बताया कि तोड़फोड़ की प्रक्रिया सुबह से शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में 7 निर्धारित जोन से लोगों ने 2 दिनों के भीतर सामान हटा लिया है। क्षेत्र में ड्रोन सर्विलांस, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, एसआरपीएफ और क्विक रिस्पांस टीमों की तैनाती के साथ फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। के अंदर जंगलेश्वर विस्तार में जो मेगा डिमोलिशन होने वाला था, वो सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। माननीय पुलिस कमिश्नर से की निगरानी हेठल यहाँ जो 7 जोन बनाए हुए थे, उसमें से 2 दिन के अंदर स्वयंभू बहुत सारे लोगों ने अपने सामान को खाली किया था। अपने जो भी मकान वगैरह थे उनको भी तोड़ा था और बाकी के जो लोग हैं उसका भी सुबह से कामगिरी हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सर, क्या कहीं पे कोई प्रोटेस्ट या ऐसी कोई घटना नहीं, अभी तक सुबह से कोई घटना सामने नहीं आई। हमारे ड्रोन सर्वेलेंस से लेके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी हमारे एक्टिव हैं और हर एक हमारी एसआरपीएफ और क्विक रिस्पांस टीम जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। पूरी कितनी फोर्स तैनात है? अभी 2500 से ज़्यादा जो जवान हैं यहाँ पे तैनात हैं और 10 एसआरपीएफ कंपनी यहाँ पे मौजूद है। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की ओर से चाय पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। इसके बाद कैबिनेट बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पूर्व वित्त मंत्री अजीत पवार के योगदान को याद करते हुए कहा कि अगर अजीत पवार होते तो रिकॉर्ड बार बजट पेश करते, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा अजीत पवार के आर्थिक नियोजन के कारण लाडली बहन योजना प्रभावित नहीं हुई। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अजीत पवार के योगदान को याद किया। टी पार्टी के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। इस पूरी चाय पार्टी में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या कहा, साथ ही बजट सत्र को लेकर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आया, आपको दिखाते हैं, देखिए।
11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. दिवंगत वानखेडे साहेबांनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान आदरणीय दादांना मिळाला आहे. आदरणीय दादांनी सन 2011 मध्ये सादर केलेला पहिला अर्थसंकल्प हा 1,44,783 कोटी रुपयांचा होता. तर मागच्या वर्षी म्हणजे सन 2025 मध्ये त्यांच्या कारकिर्दीतील शेवटचा अर्थसंकल्प तब्बल 7,20,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. या अर्थसंकल्पीय आकारमानात झालेली भरीव वाढ ही केवळ आकड्यांची वाढ नाही, तर महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासाकडे नेण्याचं प्रगतीचं द्योतक आहे. आदरणीय दादांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या काळात सुमारे 7,41,694 कोटी असलेल्या राज्याचा सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP सन 2025-26 मध्ये जवळपास 50 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र या विकासाच्या वेगात सुद्धा आदरणीय दादांनी राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची आणि पारदर्शकतेची कधीही तडजोड केली नाही. विकास आणि शिस्त याचा समतोल राखत महाराष्ट्राला सक्षम आर्थिक दिशा देण्याचं काम त्यांनी केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या साथीनं आदरणीय दादांच्या अर्थसंकल्पाची जोरदार सुरुवातही झाली होती. मात्र यंदाचा अर्थसंकल्प त्यांच्या कारकिर्दीतला 12वा अर्थसंकल्प ठरला असता मात्र नीतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं आणि अचानक आपल्याला सोडून ते गेले. पण दिल्लीमध्ये AI समिट होतं, तुम्ही गेले होते. AI समिट होतं, जगभरातले लोक आले होते. भारत मंडपम मध्ये जे काही चित्र आपण पाहिलं, जगभरातले लोक आले होते आणि आपला देश पुढे जातोय. या देशामध्ये आपल्या भारतामध्ये दिल्लीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं AI समिट होतं आणि त्यावेळी चड्डी बनियान गँग तिकडे आली आणि त्यांनी काय तिकडे केलं ते आपण पाहिलेलं आहे. खरं म्हणजे त्यांची तर अब्रू त्यांनी वेशीवर टांगलेलीच आहे, परंतु आपल्या देशाचं देखील अपमान करण्याचा खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. हे देशप्रेम आहे. मी काल त्याच्यावर बोललोय. काही देशभक्ती आहे का देशद्रोह आहे का आपल्या देशाची बदनामी करण्यासाठी जगभरातल्या आलेल्या लोकांसमोर हे सगळं घडवून आणायचं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांची बदनामी करायची. राहुल गांधी तर देशात पण करतात आणि विदेशात गेल्यावर देखील प्रधानमंत्र्यांची आणि आपल्या देशाची बदनामी करतात. हे कुठला देशप्रेम आहे? हा खरा देशद्रोह आहे. आणि म्हणून आम्हाला अपेक्षित आहे तशा प्रकारचं कृती इथं या अधिवेशनात होऊ नये. पायऱ्यांवर या अधिवेशनामध्ये या, सभागृहामध्ये या. सरकार तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला तयार आहे आणि हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सर्वसामान्य लोकांच्यासाठी विरोधी पक्षाने भांडायचं असतं, विरोधी पक्षाने प्रश्न उपस्थित करायचे असतात आणि सत्ताधारी पक्षाकडून त्या आपल्या जनतेला न्याय मिळवून घ्यायचा असतो. त्यामुळे शेतीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात AIचा वापर, आणि तो कशा करता तर AIचा वापर केल्यामुळे उत्पादन खर्च 25% 40% कमी करता येतो. या दृष्टीने हा AIचा वापर त्या ठिकाणी आपण करतो. मला असं वाटतं की एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा हा महाराष्ट्राने या निमित्ताने गाठलेला आहे. आज खरं म्हणजे विरोधकांचं एक पत्र आम्हाला 6 पानांचं आणि 18 मुद्द्यांचं पत्र मिळालं आणि आपल्याला माहिती आहे की शरद पवार गटाचे आमदार काही हजर नव्हते, त्यामुळे त्यांनी एका माजी आमदाराची सही त्याच्यावर घेऊन घेतली. त्यामुळे आमदारांसोबत त्या गटाच्या एका माजी आमदाराची सही त्यांनी त्या ठिकाणी घेतली आहे. खरं तर मला असं वाटतं की जागतिक मातृभाषा दिनी आपल्या मातृभाषेच्या इतक्या चुका या पत्रामध्ये आहेत. हे जर त्यांनी आदित्य ठाकरेंना दाखवलं असतं तर आदित्यजींनी कदाचित त्यांच्याकडचे जे एक्सपर्ट्स आहेत
तज्ज्ञ आहेत त्यांना दाखवून ते सुधारून घेतलं असतं, पण अतिशय म्हणजे चुका दुरुस्त करून करून काट करून असं एक पत्र आम्हाला त्यांनी दिलेलं आहे. आणि त्यामध्ये खरं म्हणजे आपण विचार केला तर आपल्या सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन खूप आहे त्या पत्रामध्ये. ते कसं आहे माहितीये, आपण ज्या बातम्या छापता त्याचा पॅराग्राफ उचलून टाकून दिलाय जसाच्या तसा. म्हणजे त्याच्यात त्यांनी स्वतःची भाषा देखील वापरण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्याच ठिकाणी फक्त शुद्ध लेखन बरोबर आहे, बाकी ठिकाणी प्रॉब्लेम आहे. या ठिकाणी या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकूण 15 विधेयकं हे त्या ठिकाणी मांडली जातील, ज्यामध्ये 2 विधेयकं हे जुने प्रलंबित विधेयक आहेत. हे सगळे विधेयकं पूर्ण चर्चेअंती आम्ही त्या ठिकाणी मंजूर करू आणि भरपूर चर्चेची संधी ही विरोधी पक्षाला, सत्तारूढ पक्षाला, सगळ्यांना आम्ही देणार आहोत. जर एखादी तक्रार मिळाली तर देवेंद्र फडणवीसच्या केबिनमध्ये रेड होईल. त्याचा काही देवेंद्र फडणवीसशी संबंध नसतो, त्याचा काही नरहरी झिरवळशी संबंध नसतो. आपल्याकडे मी अँटी करप्शन ब्युरोला स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत की तुमच्याकडे ज्या वेळेस एखादी तक्रार येते, कुठल्या लेव्हलला तक्रार आहे हे बघू नका. त्यांना पूर्णपणे मी स्वातंत्र्य दिलंय की तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन कारवाई करा. त्यामुळे अशा पद्धतीनं जर कोणी मागणी करत असेल तर कारवाई होईलच. उद्या माझ्याही कार्यालयामध्ये जर कोणी एखाद्या व्यक्तीने अशा पद्धतीनं व्यवहार केला तर त्यालाही पकडण्याची मुभा ही मी दिलेली आहे. असा कोणी एखादा कार्यालयात पकडला गेला याचा अर्थ त्या मंत्र्याचा त्याला आशीर्वाद आहे, त्याला वरद हस्त आहे असं समजण्याचं कारण नाहीये. तसे पुरावे अद्याप तरी कुठलेही नाहीये. त्यामुळे मला असं वाटतं की या गोष्टींना जोडणं हे काही योग्य नाही. व्हाइट नाइट कोर की सीआईएफ इकाइयों ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन त्राशी आई के तहत किश्तवाड़ में अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और पूरे क्षेत्र को घेर कर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर दौरे के पहले दिन शीर्ष निवेशकों और कॉरपोरेट नेतृत्व से व्यापक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हेन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, डेटा सेंटर हब, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और वेयर हाउसिंग सेक्टर में निवेश की ठोस संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था, तेजी से विकसित हो रही एक्सप्रेसवे और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, पारदर्शी एवं निवेश अनुकूल नीतियों और बड़े उपभोक्ता बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बताते हुए दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी का आमंत्रण दिया। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार रखता है, बल्कि तेजी से उभरती औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक कंपनियों के लिए स्थायी और लाभकारी निवेश गंतव्य बन रहा है। इस उच्च स्तरीय संवाद को प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने और उत्तर प्रदेश को एशिया के प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेपाल के धादिंग जिले में देर रात एक यात्री बस हाईवे से फिसलकर त्रिशूली नदी में जा गिरी, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और हादसा रात करीब 1:30 बजे बेनीघाट रोरांग इलाके में हुआ है, जब चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 44 यात्री सवार थे, जिनमें 12 पुरुष और 6 महिलाएं मृतकों में शामिल हैं, जबकि 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों को रेस्क्यू कर स्थानीय अस्पतालों और काठमांडू रेफर कर दिया गया है। देर रात हादसा होने के कारण बचाव अभियान में दिक्कतें आई, हालांकि सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य पूरा किया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच फिलहाल कर रही है।
पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शॉर्टलेस विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें दर्शाती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कमजोर पड़ चुकी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए विपक्ष की अन्य पार्टियों टीएमसी, डीएमके और बीएसपी का आभार भी जताया। साथ ही साथ उन्होंने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, मगर विरोध का स्तर गरिमापूर्ण होना चाहिए। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सिंगापुर और जापान की महत्वपूर्ण निवेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वो निकले। मुख्यमंत्री का यह दौरा उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सिंगापुर में वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई शीर्ष अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से हाई लेवल मीटिंग्स करने वाले हैं, जो प्रस्तावित है। 2 दिनों तक सिंगापुर में इन्वेस्ट यूपी की गूंज सुनाई देगी, जहां प्रदेश के औद्योगिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर पेश किया जाएगा। सिंगापुर दौरे के बाद मुख्यमंत्री जापान के लिए रवाना होंगे, जहां भी वो निवेशकों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईबीएम सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कैसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है, इसका अनुभव स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में हुआ है। उन्होंने कहा, गांव में स्कूल खोलने के बावजूद बेटी स्कूल नहीं जाती थी, मगर एआई टूल्स के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ड्रॉप आउट का मुख्य कारण बेटियों के लिए शौचालय की कमी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री के सहयोग से हर स्कूल में बालक बालिकाओं के लिए शौचालय और पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की गई। यानी कैसे एआई अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है, यह हेल्थ के सेक्टर में हम लोगों ने यहां पर देखा है। दूसरा उदाहरण एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट के बारे में था। हम लोग अक्सर इस बात को मानते थे, लोग बोलते थे कि स्कूल दूर होने के कारण बेटी स्कूल नहीं जा पाती। परिणाम क्या था? हर गांव में स्कूल खोल दिए गए। गांव में स्कूल हो गया, तब भी स्कूल कोई भेजने को तैयार नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम उस ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने की ओर गए, क्योंकि पहले न्याय पंचायत स्तर पर स्कूल होता था तो भवन भी होता था, फैकल्टी भी होती थी, फर्नीचर भी होता था, अन्य सुविधाएं भी हो जाती थी। हम गांव-गांव में हो गए, न स्कूल में के पास पर्याप्त भवन है, न पर्याप्त शिक्षक हैं और न पर्याप्त मात्रा में उनके पास फर्नीचर हैं और न अन्य बुनियादी सुविधाएं। इधर किसी का ध्यान नहीं गया, केवल एक औपचारिकता थी, स्कूल खोल दो। यानी एक बोर्ड स्कूल का लग जाए, चाहे वो एक ही रूम है लेकिन स्कूल बन गया, यह मान लिया जाता था। लेकिन जब डाटा कलेक्ट किए गए और एआई टूल के माध्यम से उसका विश्लेषण किया गया, क्या आया कि ड्रॉप आउट रेट का कारण है बेटियों के लिए टॉयलेट का अभाव। और इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए किया, हम लोगों ने हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था कराई। आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट 0 पर पहुंचने में हमें 0 तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स कंबाइंड अथॉरिटी के महापौर रिचर्ड पाकर और उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई यूके इंडिया ट्रेड डील के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर आए हैं। बैठक में उच्च शिक्षा, ग्रीन इकोनॉमी, ईवी, स्किल डेवलपमेंट, एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग समेत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने 2030 में गुजरात में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम निर्माण में यूके की विशेषज्ञता साझा करने की तत्परता जताई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और उच्च स्तरीय टीम को वेस्ट मिडलैंड्स यात्रा के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पटेल ने गुजरात की निवेश योग्य नीतियों, 2003 की वाइब्रेंट समिट से वैश्विक निवेश गंतव्य बनने की यात्रा और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में नेतृत्व की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूके के इच्छित क्षेत्रों में राज्य सरकार पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने गुजरात और वेस्ट मिडलैंड्स के अधिकारियों की संयुक्त कार्य समिति बनाने और संपर्क एजेंसी के रूप में इंडेक्स बी को नोडल नियुक्त करने का सुझाव दिया। बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को पटना बुलाया गया। पटना पहुंचे जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें सम्मानित किया और 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले वैभव ने फाइनल में शानदार पारी खेलते हुए 175 रन का टारगेट रखा और 175 रन बनाए। साथ ही साथ टीम को एक नया खिताब दिलाने में उन्होंने अपनी योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए। समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के निवासी हैं वैभव, जिनकी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य और देश का नाम रोशन करते रहने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, बिहार में आधुनिक और विश्व स्तरीय खेल संरचना विकसित की जा रही है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वैभव को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।